नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी UUSDA के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए से ऋषिकेश, मुनिकीर्ति, तपोवन और साथ ही स्वर्गाश्रम, साथ ही आपको बताते चले कि नगर निकायों का विकास होना तय हो गया है। इस स्वीकृत धनराशि से होने वाले विकास की रूपरेखा सरकार ने तैयार करनी शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में स्टेक होल्डर्स और शहर के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में बैठक की है और बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास को लेकर जानकारी भी दी। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर कटिबद्ध है। लगातार प्रयास ये भी है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक और तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। इसके लिए विकास की परियोजनाओं को भी जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने स्टेक होल्डर से विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की है। माइक ऑन नहीं है आपका। तीर्थ नगरियों के लिए उनका फोकस रहता है कैसे इनका डेवलपमेंट हो, और चाहे बनारस हो चाहे अन्य हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हो जिनको डेवलप किया गया है। अब मेरे ऋषिकेश के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें हमारा ऋषिकेश है, तपोवन है, स्वर्गाश्रम है और मुनिकीर्ति है, और ये पौड़ी, टिहरी, देहरादून 3 जनपदों से घिरा हुआ है। और इसको पूरे को सर्किट के रूप में यदि हम लें तो यहाँ 1800 करोड़ रुपए का काम होना है, जिसमें हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स में काम होना है। पहले सेक्टर्स में आप माने 450 करोड़, दूसरे में लगभग 845 करोड़, तीसरे में 505 करोड़। इसमें जहां फ्लड प्रोडक्शन का काम होगा, घाटों का निर्माण होगा और उसी प्रकार से जो हमारे आस्था पथ हैं उसका डेवलपमेंट होगी पहले बेस में, पहले सेक्टर में। उसके बाद दूसरे सेक्टर में हमारे यहाँ जो ग्रीन स्पेसेस हैं, क्लॉक रूम्स हैं और वेटिंग एरियाज हैं, वेंडिंग जोन्स हैं, साथ में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर और ये सारी बातें जो आ रही थी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मल्टी लेवल पार्किंग है, ये दूसरे सेक्टर में। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की आरक्षण की फाइल लिस्ट जारी होने के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा। 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। साथ ही 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। उत्तराखंड में इस समय 112 निकाय हैं और इन सभी को वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिससे सबसे ज्यादा निकाय ऊधम सिंह नगर में है। ऊधम सिंह नगर जिले में कुल 19 निकाय हैं, वहीं सबसे कम निकाय बागेश्वर जिले में है, जिनकी संख्या मात्र 3 है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं सभी ने किसान मसीहा को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के कई अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा और विधायक काजी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उनको आज इस मौके पे काजी भाई जो वर्षों से इनको याद करते हैं, तो आज उनकी जयंती है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए, उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए, तो काजी भाई हमेशा हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मैंगलोर के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं और ये हर साल
जिस दिन से चौल साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौल साहब के किसानों के मसीहा रहे, इन चौल साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सके। तो खुशी की बात यह है कि हमें छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल चौल साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौल साहब की नीतियों पर एक बड़ी चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज तो कम से कम ऐसी करें जो चौल साहब मनाते आ रहे हैं। और ये भी देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने जनसंवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपार जन समर्थन के साथ संपन्न करने की घोषणा की है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने देहरादून के पूरे 100 वार्डों का भ्रमण किया है। वहां लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसके निस्तारण की भी बात कही है। साथ ही नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने अभी तक 350 से भी अधिक जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत मीटिंग की है। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। कभी आते ही नहीं है। मैं कल वार्ड में ट्विंकल अरोड़ा जी और मेरे सभी पत्रकार देखी हैं, जो लोगों की बातें सुनी है, उसको लेकर आज की पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कभी आते ही नहीं है। मैं कल वार्ड में ट्विंकल अरोड़ा जी और मेरे सभी पत्रकार देखी हैं, जो लोगों की बातें सुनी है, उसको लेकर आज की पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कभी आते ही नहीं है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में आपत्तियों को हटाने के बाद में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण की अंतिम सूची जारी हुई है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन पत्रों को लेने की भी डेट तय कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने भी बताया कि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र ले सकते हैं। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। इसके लिए स्मृति सभाओं, सुशासन यात्रा, चौपालों के माध्यम से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पर अधिक जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को पार्टी प्रत्येक साल की भांति इस साल भी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर देश की तरह प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा, पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जो जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये केंद्रीय नेतृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये आया है कि सुशासन दिवस के रूप में हम 25 दिसंबर को मनाएंगे, जिसमें कि बूथ स्तर पर, सभी बूथ स्तरों पर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो पर माल्यार्पण किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, सभा आयोजित करी जाएगी, मंडल स्तर पर 1 से 2 किलोमीटर तक की सुशासन यात्रा निकाली जाएगी और प्रदेश स्तर तक भी इसका कार्य होगा, जिला स्तर में प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस तरीके से सुशासन दिवस को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जो ग्राम सड़क योजना का रहा है हमारा कार्यक्रम, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट को सिनेमा हॉल में भरपूर प्यार मिल रहा है। राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। इस फिल्म की परिकल्पना आपको बताते चले कि एस चौहान ने की है और इस फिल्म का निर्देशक अनुज जोशी ने किया है। राज्य गठन के बाद पहली जौनसारी फीचर फिल्म का बनना सुखद है। शुरू से ही लेकर आखिर तक दर्शकों का प्यार लगातार बना हुआ है। दूर दूर से दर्शक खासकर जौनसार और गढ़वाल से इस पिक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं। साथ ही इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका भी मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो मेरे गांव की बाट मतलब मेरे गांव का रास्ता, तो रास्ता कहीं वापिस शहर से गांव की तरफ जा रहा है। दूसरी जो थीम है वो ये है कि अपने गांव और माटी का माटी को नहीं भूलना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि रिवर्स पलायन की बात है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर गांव मत छोड़ो, अपनी बोली भाषा को मत छोड़ो, अपने जो पुराने घर है उसको, उन घरों को दोबारा बनाओ। उस थीम के आधार पर देखे इस मूवी में सारे संदेश इसमें छुपे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी को जैसे हॉल में देख रहे लोग 5 तारीख से दिल्ली हाउसफुल चल रहे हैं, तो एक स्पष्ट मैसेज हमारे डायरेक्टर ने इस मूवी के माध्यम से देने का जो प्रयास किया वो पब्लिक के बीच में पहुंच गया है। मामले में कई थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पलायन कर रहे हैं, अपने को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, अपने गाँव के लिए कर रहे हैं, भले ही आप पलायन करें पर अपने गाँव को ना भूलें। जो आप वहाँ से धन कमा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, मतलब अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, गाँव डेवलपमेंट में भी यूज है। तो पलायन एक दिन गलत भी नहीं है, मतलब उसको अगर अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो गाँव का भी भला हो। जौनसारी कल्चर जो है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लगा। उसमें संदेश की बात कर रहा है, संदेश क्या दिया जा रहा है? इसका संदेश ये दिया जा रहा है कि गाँव के लोग जो है सारे गाँव पीछे और पीछे जा रहे हैं, मेरा दुनिया दिल्ली माई भी जा रहे हैं छोड़ के। तो इन्होंने उसमें बता दी पिक्चर में कि गाँव में रहना चाहिए, अपना गाँव का कल्चर दिखाना चाहिए, अपने गाँव की संस्कृति दिखानी चाहिए। उसी परिवार की एक को पोषण करने वाली पिक्चर है और इससे पलायन को रोकने का संदेश है। जिन लोगों ने पलायन करके जो बाहर चले गए हैं वो वापस अपनी गाँव में यही संदेश मिलेगा। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गौरव गुप्ता को यूएसए की सीडर बुक यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में डायरेक्टर की मानद उपाधि भी दी है। गौरव गुप्ता पिछले 20 सालों में टीवी पत्रकारिता में कई न्यूज चैनल में अहम भूमिका में काम कर चुके हैं। ईटीवी से अपना कैरियर की शुरुआत की और गौरव गुप्ता जी ने न्यूज और साथ ही जी न्यूज हो या फिर टीवी 100, इंडिया न्यूज इंडिया चैनल में काम कर चुके हैं। यही नहीं, न्यूज इंडिया चैनल में गौरव गुप्ता यूपी और उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में गौरव गुप्ता जो हैं वो देवभूमि पोलखोल समाचार पत्र के संपादक हैं। देखिए, जिस तरीके से चयन मंडल ने मेरे को इस सम्मान के लिए चुना है, मैं उसके लिए सबका
मैं बता दूं कि पत्रकारिता में मेरी शुरुआत 2004 से हुई थी और 2004 में मैंने पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद मैंने मास्टर जर्नलिज्म जो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया। 2004 से ही मैं टीवी जर्नलिज्म कर रहा हूँ और टीवी 100, जी न्यूज़, न्यूज़ इंडिया, इंडिया न्यूज़, तमाम चैनल्स में मैं अलग अलग पदों पर रहा हूँ और अभी लास्ट में न्यूज़ इंडिया के लिए मैं यूपी उत्तराखंड का काम कर रहा था और अभी मैं अपना एक समाचार पत्र देवभूमि पोर्टल को चला रहा हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकास भिकिया सैंड के ग्राम कामराड़ में सरकार जनता के द्वार का आयोजन किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी भिकिया सैंड जिला, आपको पता चले कि यहां पर सीमा विश्वकर्मा सहित ग्राम विकास, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम समेत 32 विभागों के अधिकारियों ने सभी शिकायतों के समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। कई विभागों ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों के जरिए जो है वो 13 प्राप्त शिकायतों को मौके पर निस्तारण भी किया गया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। साथ ही यूपीसीएल के प्रबंध निर्देशक अनिल कुमार ने भी बताया कि पहले के मुकाबले अब बिजली चोरी की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो अब करीब 10% के करीब आ गई है। विभाग की भी कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए। देखिए, पहले से अब बिजली की चोरी में बहुत ज्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी जमाने में एटीएनसी लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थ्रेफ्ट लॉसेस ऑन पिल्फरेज है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पिल्फरेज को भी या इस लॉस को कम करके 0 पर ला सकें। खटीमा में उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया के नेतृत्व में संगठन के सेनानियों ने अपनी कई मांगों से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। वहीं एक बैठक कर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करते हुए संगठन का विस्तार किया गया है और पदाधिकारियों को उनका दायित्व भी सौंपा गया है। साथ ही आपको पता चले कि संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन 10% 36 आरक्षण विधेयक की पैरवी कर निर्णय राज्य निर्माण सेनानियों के हक में करवाने, PIL 67 के अधीन पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर संबंधित विभागों में नियुक्ति प्रदान करने, पूर्व सैनिक, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और अन्य विभागों से पेंशन लेने वालों को भी राज्य निर्माण सेनानी पेंशन पुनः मुहैया कराने और नगर वासियों समस्त राज्य निर्माण सेनानियों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अन्य सभी टैक्सों में छूट प्रदान करने, शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बैंक से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने, पृथक उत्तराखंड आंदोलन में 42 शहीदों के परिजनों को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित करने, आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर पेंशन मुहैया कराने और राज्य आंदोलनकारी शब्द हटाकर राज्य निर्माण सेनानी घोषित करने आदि मांगों को पूरा करने की गुहार सरकार से लगाई गई है। लंबित जो हमारी चिन्हित और जो वंचित राज्य आंदोलनकारियों का जो है काफी समय से हम लोग संघर्षरत हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। तो उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रथम बैठक जो है यहाँ पर पेश की है कि हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं और सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। काफी हद तक तो हमारे बिंदुओं को मान लिया गया है और जो बिंदु हमारे शेष रह गए हैं उन बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से आगाह करने के लिए और अपनी बात को मनाने के लिए
हम आज उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के तत्वाधान में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसकी घोषणा, उनके नामों की घोषणा जो है, इनको जो दायित्व होंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला को हरिद्वार के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। इस मुद्दे पर बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि हरिद्वार में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की दृष्टि से बैठक भी ली गई है। निगम के प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बना दिए गए हैं। साथ ही पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है। नहीं, हरिद्वार नगर निगम में 2-3 बार जाना हो गया और पार्टी ने प्रभारी के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र पहले से ही जाना पहचाना क्षेत्र है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ जनों से, पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप कर चर्चा वार्ता की, कुछ विचार मंथन किया। उसके बाद पर्यवेक्षकों का दल वहां पर कार्यकर्ताओं से उनकी राय लेने के लिए गया। सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से निगमों के प्रभारी बना दिए हैं। कल दिल्ली में एक बैठक करेंगे क्या? काशीपुर के आरटीओ विमल पांडे ने जब से काशीपुर कार्यालय का चार्ज संभाला है, तब से उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दर्जनों स्कूलों में जाकर स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अपनी टीम के साथ छात्रों को जागरूक करने का कार्य भी किया है। इसी क्रम में नगर क्षेत्र के एक और कॉलेज में एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र चंद्र परिवहन उप निरीक्षक संजय कुमार के साथ में स्कूल में छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि मां बाप जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते, जिससे बच्चों को भी हेलमेट की अहमियत का पता नहीं लग पाता है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको समय पर सचेत करना, उसको रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करना, उसको सड़क सुरक्षा विषय विभिन्न नियम कानूनों के विषय में जानकारी देने की मुहिम हम पहले से भी करते आए हैं, पूरा परिवहन विभाग करता है। तो अभी हाल ही में हमारे एआरटीओ एनफोर्समेंट जितेंद्र बहादुर चंद और हमारे उप निरीक्षक संजय कुमार बालिका विद्यालय में गए थे, उनके कॉलेज में, और वहां पर उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई कि कैसे हेलमेट सुरक्षित करता है हम लोगों को रोड एक्सीडेंट के टाइम। देहरादून में क्रिसमस और साथ ही 31 के रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी और विंटर लाइन कार्निवाल और साथ ही 31 की रात होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने भी बताया कि जिले में बार और क्लब या फिर किस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए रात 11 बजे तक खुलने का समय जो है वो तय है। क्रिसमस हो या फिर 31 की नाइट हो, इसके लिए भी इनका यही समय रहेगा। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स और पीएसी को शहर में लगाया जाएगा और अभी जिले में कुल 33 बैरियर पर रात में चेकिंग होती है। दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं, लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर, एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकन ड्राइविंग, इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार है, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो है देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवी वक्त जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके कार्य उनसे वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।